बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मानी। आज हम बात करने जा रहे हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है एक ऐसी डिजीज जिसमें अल्सर बनते हैं विद इन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट कॉमनली जो साइट अफेक्टेड होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज में वो है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पोर्शन। अब होता क्या है इसमें, जब अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, चाहे वो स्टमक की हम बात करें या फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम की बात करें, वो जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब होता कुछ इस तरह है कि जब हम फूड लेते हैं तो वो स्टमक में चला जाता है। स्टमक में डिफरेंट इंजाइम्स लाइक पेप्सिन वगैरह और जो एसिड है HCl जो है उस फूड की डाइजेशन कर देता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है। अब उधर ही अल्सर भी बन जाए, इन एरियाज में अल्सर भी बन जाए और एसिड के प्रोडक्शन भी साथ साथ हो रही है, तो सोचे फिर क्या कुछ होगा वहां पे। पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है इसके जो मोस्ट कॉमन काज जो है वो है एक बैक्टीरिया दैट इज H. पाइलोरी, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली यही बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज काज करती है। उसके अलावा भी है, उसके अलावा जो फैक्टर्स है उसमें एंसर्स आते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स है लाइक ब्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया, ऐसे जो ड्रग्स हैं वो भी जो है पेप्टिक अल्सर काज करते हैं। स्पेशली जो क्रोनिक यूजर्स होते हैं, जो लंबे अरसे से ले रहे होते हैं एंसर्स, उन लोगों में भी ये देखा गया है। उसके अलावा जो स्मोकिंग है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा स्पाइसी फूड, आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप स्पाइसी फूड लेते हो तो आपको एसिडिटी बढ़ जाती है, वो भी इंडिकेट करती है। जो लोग अरसे से स्पाइसी फूड खाते आए हैं उनमें भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। उसके अलावा बाहर की कंट्रीज में अगर हम बात करें तो अल्कोहल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस वजह से भी होता है। और काफी सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि स्ट्रेस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेप्टिक अल्सर डिजीज को काज करने में। ये इसके काजेज आ गए। याद रहे जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है, जो पेप्टिक अल्सर है उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है। एक को गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है, दूसरे को ड्यूडेनल अल्सर बोला जाता है। दोनों के प्रेजेंटेशन में बहरहाल इतना कोई फर्क तो नहीं होता, लेकिन एक अहम प्रेजेंटेशन होती है जिससे आप दोनों को डिफरेंशिएट करते हो, वो अभी मैं प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। जो पहली प्रेजेंटेशन है जिस सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है वो होता है पेन, गैस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट करता है। दूसरी चीज वो कहेगा कि डॉक्टर साहब ये जो दर्द है ये रात को बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसके अलावा भी प्रेजेंटेशन से कहेगा डॉक्टर साहब मुझे उल्टी हो रही है, दिल मतली होती है, मतलब नोजिया वोमिटिंग की भी प्रेजेंटेशन देगा। और मोस्ट कॉमनली एक और प्रेजेंटेशन देता है एसिडिटी का। अब हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के प्रेजेंटेशन में क्या फर्क होता है। किसी और वीडियो में हम इन दोनों में डिफरेंशिएट भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो उनकी जो प्रेजेंटेशन होगी, जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, वो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आए कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर में फूड के साथ पेन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और जो ड्यूडेनल अल्सर के जो पेशेंट्स होते हैं वो जब फूड खाते हैं तो उनमें पेन जो है वो रिलीव कर जाता है, मतलब उनका खाने खाने से उनका दर्द कम होता है या खत्म हो जाता है। तो मेन डिफरेंस गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल में ये है। तो इसके लिए कुछ एक इन्वेस्टिगेशंस होती है जिसमें मोस्ट कॉमनली जो इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं वो है इंडोस्कोपी। इसकी जो बेस्ट मैं कहूं जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो इंडोस्कोपी है। अब बात यह आती है कि इंडोस्कोपी क्या हर पेशेंट में की जाती है? नहीं, हर पेशेंट्स में इंडोस्कोपी नहीं की जाती। क्यों? इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह मैं बताता हूं। पहली वजह यह है कि यह एक्सपेंसिव होता है, काफी महंगा होता है ये इन्वेस्टिगेशन, इसलिए ये हर पेशेंट के लिए नहीं की जाती। दूसरा यह है कि इसको करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नीड होती है। हर डॉक्टर नहीं कर सकता, एक MBBS डॉक्टर आसानी से नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसकी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नीड होती है, इसलिए इसको कॉमनली नहीं किया जाता। तीसरी ये वजह यह है कि इसमें एक ट्यूब पास किया जाता है जो कि एक पेशेंट के लिए तकलीफदेह हो सकता है, इसलिए कि फिर इंडोस्कोपी कब करनी चाहिए। इंडोस्कोपी करने के लिए कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के। अगर वो अलार्मिंग सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर दिखे, अगर उसने उस अलार्मिंग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया, तो तब आपको जरूरत पड़ती है
कि एंडोस्कोपी आप करवाएं। अलार्मिंग सिम्टम्स में सबसे पहले सिम्टम आता है एनीमिया। अगर पेशेंट एनीमिक है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, पहला सिम्टम इसका ये है। सेकंड सिम्टम आता है लॉस ऑफ वेट। ठीक है, अगर वेट लॉस है तो तब करनी चाहिए। थर्ड सिम्टम आता है एनोरेक्सिया, मींस के लॉस ऑफ एपिटाइट। अच्छा, चौथा सिम्टम आता है रिकरेंट ऑनसेट, बार बार हो रहा है। अगला सिम्टम आता है, पांचवा सिम्टम जो आता है वो मेलिना है, मींस के जो स्टूल है, जो बड़ा पेशाब है, उसके साथ खून का आना। और आखिरी जो सिम्टम है वो है डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग, मतलब खाने खाने में तकलीफ हो रही। ये तो पहली इसकी इन्वेस्टिगेशन आ गई। अब हम बात करते हैं बाकी इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट कॉमनली डॉक्टर्स जो करते हैं वो एच पाइलोरी टेस्ट करते हैं। एच पाइलोरी अगर पॉजिटिव आया तो हो सकता है कि पिप्टिक अल्सर डिजीज हो। ये लाजमी नहीं है कि एच पाइलोरी ही पॉजिटिव आए, अगर एच पाइलोरी नेगेटिव आता है तब भी पिप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन एच पाइलोरी की जाती है। उसके अलावा सीटी स्कैन भी किया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी किए जाते हैं और बेरियम स्वॉलो भी किया जाता है, जो ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो ये है कि आपने इसके जो काज है, मेन जो इसकी काज है उसको आपने ट्रीट करना है। फिर आते हैं इसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा जो मोस्ट कॉमन काज है उसका वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तो अब इस बैक्टीरिया को भी तो किल करना है ना, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स देते हो। और जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स जो है उसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन है, एमॉक्सिसिलिन है, ये बहुत कॉमन दिया जाता है। टेट्रासाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये सारे दिए जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ पीपीआईज भी देते हैं ताकि एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक के अंदर उसके प्रोडक्शन को भी कम किया जाए। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं ट्रीटमेंट, क्योंकि लोग अमूमन लोग जो है इतनी लंबी चौड़ी कहानी को सुनने के बजाय सीधा ट्रीटमेंट पे आना चाहते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले काम आपने करना है कि जो उसकी काजेज है उसको ट्रीट आउट करना है। जो काजेज है उसको आपने ट्रीट आउट करना है। वो पॉसिबल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। उसके अलावा ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स आती है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिसिलिन, ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और साथ इनके पीपीआईज दिए जाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमिप्राजोल, एसिमोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सारी चीजें आती हैं। एंटीबायोटिक्स इसलिए दी जाती है क्योंकि एच पाइलोरी को किल किया जाए, और पीपीआईज इसलिए दिया जाता है ताकि स्टमक में एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जा सके। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। पिप्टिक अल्सर डिजीज को अगर एन वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा। अगर पिप्टिक अल्सर बना है स्टमक के अंदर तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये इंटरनल ब्लीडिंग कर देगा। स्टमक में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, या ड्यूडेनम में बना है तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो पहला कॉम्प्लिकेशन इसकी इंटरनल ब्लीडिंग है। अगली चीज ये है कि ये परफोरेशन भी कर सकता है, कि एक अल्सर बना हुआ है, आपने ट्रीट नहीं किया तो वो सुराख करता जाएगा, वो परफोरेट कर देगा, मुकम्मल स्टमक को डैमेज कर देगा, मुकम्मल ड्यूडेनम को डैमेज कर देगा। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस थी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने पूरे पिप्टिक अल्सर डिजीज को जो है वो डिस्कस किया है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। थैंक यू।